गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जापानी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के विषय में पढ़ा। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जापानी नागरिकों को प्राप्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार और साथ ही जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित रखने के अधिकार, समानता के अधिकार, सार्वजनिक पदाधिकारियों के चयन और उन्हें उनके पद से हटाने के अधिकार, याचिका एवं क्षतिपूर्ति के अधिकार, दासता से मुक्ति के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे जो जापानी नागरिकों को अधिकार प्राप्त है के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। आज हम बात करते हैं जापानी नागरिकों को प्राप्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में। जापानी जो संविधान है वह जापानी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान अभिव्यक्ति के विविध साधनों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जापान का संविधान भारत के संविधान की ही तरह मात्र युक्ति युक्त जो प्रतिबंध हैं उन्हीं की व्यवस्था करता है, जैसे राज्य की सुरक्षा हो या दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध हो, सार्वजनिक शिष्टता हो आदि के नाम पर या आदि को लेकर जो उचित प्रतिबंध होंगे वे ही भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लागू होंगे। अन्यथा जापानी संविधान द्वारा नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता की। जापानी संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वह कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने निवास और व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति देश में कहीं भी भ्रमण कर सकता है और कहीं का भी निवासी बन सकता है और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय को अपना सकता है। परंतु जापान में व्यक्ति की ये स्वतंत्रताएं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भांति निर्बाध नहीं है। व्यक्ति की ये स्वतंत्रताएं भी सार्वजनिक कल्याण के अधीन हैं। जब कभी इन स्वतंत्रताओं के उपयोग से सार्वजनिक कल्याण में बाधा उत्पन्न होती है, सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है, तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संविधान इस दृष्टि में उदार है कि वह सभी व्यक्तियों को विदेश जाने और राष्ट्रीयता बदलने का अक्षुण्ण अधिकार प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं जापानी नागरिकों के पारिवारिक अधिकार की। जापानी संविधान के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, विवाह, पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों की भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है और इसे संवैधानिक मान्यता भी प्रदान की गई है। अनुच्छेद 24 के अनुसार विवाह दोनों लिंगों की पारस्परिक सहमति पर आधारित होगा। इसकी सुरक्षा पारस्परिक सहयोग और पति पत्नी के समान अधिकारों को आधार मानते हुए की जाएगी। संविधान विधि निर्माताओं को यह स्पष्ट निर्देश देता है कि वे जोड़ों के चयन, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, आवास के चयन, तलाक और विवाह एवं परिवार संबंधी अन्य विषयों पर कानूनों का निर्माण करते समय व्यक्ति के व्यक्तिगत सम्मान और लिंगों की अनिवार्यता का समानता का ध्यान विशेष तौर पर रखेंगे। अनुच्छेद जो 24 है का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना है तथा उसे माता पिता के नियंत्रण से मुक्त करना है। यह अनुच्छेद जापानी संविधान की उदारवादी भावनाओं की एक व्यापक अभिव्यक्ति माना जाता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। जापान का संविधान सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं देता, बल्कि जो प्राथमिक शिक्षा या जो सामान्य शिक्षा है उसे अनिवार्य और निःशुल्क भी बनाता है। अनुच्छेद 26 कहता है सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता अनुसार समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी के लिए कानून द्वारा व्यवस्था की गई हो, जैसे अपने लड़के लड़कियों के लिए जो उनके संरक्षण में रहते हैं सामान्य शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। इस प्रकार की अनिवार्य जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाएगी एवं यह निःशुल्क होगी। अनुच्छेद 23 शैक्षिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जापान में शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होते हुए भी पूर्व सोवियत संघ जैसे समाजवादी संविधानों की भांति
सिद्धांतवादी या मताग्रही नहीं है। यह उदारवादी और लोकतांत्रिक है और कहीं ना कहीं जो बालक हैं उनमें लोकतंत्र का जो बीजारोपण जो है वो करती है। जापान में 6 से 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है। जापान में निरक्षरता का प्राय उन्मूलन हो चुका है, जो कि वहाँ के सरकारी प्रयासों से हुआ है। अब हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की। जापान का संविधान व्यक्ति को सार्वजनिक कल्याण के अनुरूप कानून की परिभाषा के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। संपत्ति को धारण करने या रखने के अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। संपत्ति के अधिकार को सार्वजनिक कल्याण के अनुरूप कानून द्वारा परिभाषित किया जाएगा। निजी संपत्ति को उचित मुआवजा देकर सार्वजनिक उपयोग के लिए प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो जापानी संविधान है उसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यय करने का अधिकार है। सभी व्यक्ति संपत्ति के स्वामित्व और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जापान में संपत्ति का अधिकार भी निरपेक्ष नहीं है, उस पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंधों की जो है वो व्यवस्था की गई है। यह राज्य की करारोपण शक्ति, पुलिस शक्ति, प्रभुता शक्ति और सार्वजनिक कल्याण के अधीन है। यदि राज्य आवश्यक समझे तो वह उचित मुआवजा देकर किसी की निजी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। उचित मुआवजा की जो डेफिनेशन है या जो भी उचित मुआवजे संबंधी तथ्य हैं वो न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसके अधीन है। अर्थात यदि राज्य किसी निजी संपत्ति को अधिग्रहित करता है तो उसके द्वारा यदि दिया गया मुआवजा उचित नहीं है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और उचित मुआवजा प्राप्त करना उस व्यक्ति का अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं संगठित होने, सौदा करने एवं सामूहिक कार्यवाही करने के अधिकार की। संविधान श्रमिकों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए संगठित होने, सौदा करने और सामूहिक रूप से कार्य करने का अधिकार है। लेकिन याद रहे कि अगेन ये जो मूल अधिकार है ये भी निरपेक्ष नहीं है, इन पर भी प्रतिबंधों की व्यवस्था है। यह अधिकार सार्वजनिक कल्याण के अधीन है, इसका प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के विपरीत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। जापानी संविधान द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। संविधान राज्य से यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए राज्य द्वारा संभव प्रयास किए जाएंगे। अनुच्छेद 25 कहता है सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्यकर और सभ्य जीवन के न्यूनतम जीवन स्तर पर जीवन यापन करने का अधिकार होगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य समाज कल्याण और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की वृद्धि और विस्तार के लिए अपने प्रयत्नों का प्रयास करेगा। अब हम बात करते हैं आज के अंतिम मूल अधिकार के विषय में, जो है कार्य और विश्राम का अधिकार। सोवियत संघ का जो संविधान है उसमें जो सोवियत संघ का जो समाजवादी संविधान है उसके अंतर्गत कार्य और विश्राम के अधिकार की व्यवस्था की गई है और इसी तर्ज पर जापान में भी कार्य और विश्राम का अधिकार वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 27 सभी व्यक्तियों को कार्य का अधिकार ही नहीं देता बल्कि उसे कर्तव्य की संज्ञा भी देता है। जापानी व्यक्तियों के लिए कार्य प्राप्त करना अधिकार नहीं बल्कि कार्य को करना कर्तव्य भी है। जापान में जनता को रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ती। राज्य ने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना की है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जापान में जो बेरोजगारी की समस्या है वो प्राय शून्य है। तो आज के इस लेक्चर में हमने शेष रहे मूल अधिकारों के विषय में पढ़ा। जापान में नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वे निश्चित तौर पर अमेरिकी और भारतीय संविधान की तुलना में भी कहीं अधिक व्यापक है और संविधान के एक बहुत बड़े भाग को मूल अधिकारों को समर्पित किया गया है। आज के इस लेक्चर में हमने मूल अधिकारों के विषय में पढ़ा। आने वाले लेक्चर में हम मूल अधिकारों के साथ ही जो विशिष्ट कर्तव्य जापानी नागरिकों के निर्धारित किए गए हैं के विषय में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।